वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने अनपेड सेलर के टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमने उस क्लास में अनपेड सेलर का मीनिंग भी पढ़ा था और मीनिंग अच्छे से समझने के बाद में फिर हमने अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं वो स्टार्ट किया था टॉपिक। हमने देखा था कि अनपेड सेलर के पास जो राइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक उसके पास राइट होते हैं गुड्स के अगेंस्ट और एक उसके पास राइट होते हैं बायर के अगेंस्ट। जिनमें से हमने गुड्स के अगेंस्ट जो राइट्स होते हैं उनको स्टार्ट किया था। तो आइए हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। अभी इस पर्टिकुलर क्लास में हमको राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट वाला राइट स्टार्ट करना होगा। कौन सा राइट है ये मैं आपको बताता हूं अभी डिटेल में। चलिए तो देखते हैं अभी हम इस राइट को आते हैं। देखिए हमने इससे पहले जो राइट कवर किया हुआ है मैं एक बार आपको उसका नाम दिखाना चाहता हूं। इससे पहले हमने देखा था राइट ऑफ लियन ऑन गुड्स। ठीक बात है, हमने इससे पहले देखा हुआ है राइट ऑफ लियन ऑन गुड्स और इसका मतलब हमने देखा था ये एक ऐसा राइट होता है जिसमें अनपेड सेलर क्योंकि उसे पैसा पे नहीं हुआ इसलिए वो बायर को ऐसा कहता है कि देखो भाई ये जो गुड्स मेरे पास पड़े हैं ना तुम्हारे, ये गुड्स मैं अपने पास ही रोक कर रखूंगा, यानी आई विल रिटेन दिस गुड्स अंटिल यू डोंट मेक द पेमेंट। ठीक है, अंटिल यू मेक द पेमेंट मैं इस पूरे के पूरे सामान को अपने पास ही रखूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर यह बताया था कि जब हम लियन के राइट की बात करते थे तो इसके अंदर बात होती थी राइट टू रिटेन की। तो मैंने आपको उस क्लास में भी ये बात बताई थी कि राइट ऑफ लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के पोजेशन को अपने पास ही रिटेन करके रखने का जो अधिकार होता है, अपने पास ही बरकरार रखना, अपने पास ही कंटिन्यू रखना, उस चीज को अपने पास संभाल के रखना, इसको ही कहते हैं राइट ऑफ लियन। लेकिन आज हम एक दूसरे राइट के पास जाने वाले हैं। उस राइट का नाम होगा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये राइट हमें आज स्टार्ट करना है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसमें क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि मान लेते हैं ये सेलर है और ये अनपेड सेलर है और इस तरफ में बायर है। इस बार हुआ कुछ ऐसा कि जो गुड्स है वो सेलर के पोजेशन से बाहर निकल चुके हैं। अब आप सोचिए अगर गुड्स अनपेड सेलर के पोजेशन से बाहर हो चुके हैं तो क्या वो लियन के राइट को एक्सरसाइज कर सकता है? जी नहीं, उसके पास से ये राइट तो अभी खत्म हो चुका है। अभी ये जो गुड्स है ये इसके पोजेशन से बाहर निकल चुके हैं। और अब इंपॉर्टेंट बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है इस बात को। मैं जब कह रहा हूं कि सेलर के पास से इसका पोजेशन जा चुका तो आपको इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो चीजें बायर के पास आ चुकी है। जी नहीं, वो बायर के पास भी नहीं आई है और वो सेलर के पास से भी चली गई है, यानी वो गुड्स इस समय रास्ते में है, वो ट्रांजिट में है। ठीक है, तो ये जो गुड्स है इनको जरूर किसी ट्रांसपोर्टर की हेल्प से बायर के यहां तक पहुंचाया जा रहा होगा, यानी एक कैरियर होगा जिस कैरियर की हेल्प से इन गुड्स को आगे पहुंचाया जाने वाला है। तो ये जो गुड्स है इस समय ये रास्ते में ही है, दे आर इन ट्रांजिट। ठीक है, ये स्टेटस है इन गुड्स का। अब हमको ये सोचना है क्या इस स्टेटस में लियन के राइट को यूज किया जा सकता है? तो ये तो हम जानते हैं बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राइट ऑफ लियन की कंडीशन नंबर 1 ही ये होती है कि द गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द अनपेड सेलर, नहीं तो वो इसको यूज नहीं कर पाएगा। पोजेशन से तो बाहर ये हो ही चुके। अब ऐसे केस में सेलर के पास में ये राइट है, अनपेड सेलर के पास, कि वो इस माल को रास्ते में ही रोक सकता है, यानी राइट ऑफ, अब ध्यान से आपको सुनना है, इस राइट का नाम है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जो गुड्स इस समय रास्ते में हैं उनको रास्ते में ही रोक देने का अधिकार। इसका मतलब सेलर इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को या मैं बोलूं इस कैरियर को ये कहने वाला है कि भाई माल जहां पर है वहीं इसको रोक दो, अब आगे मत बढ़ाना, बायर के हाथों में इस माल को मत जाने देना, मैं खुद आऊंगा तुम्हारे पास में और इस माल को वापस अपने पास ही लेके आ जाऊंगा।
ठीक है, कुछ ऐसी प्लानिंग यहाँ पर सेलर की चल रही है। अब बात आती है, ये जो राइट है ये सेलर के पास क्या हमेशा होता है? अगर हमेशा होता है फिर तो सेलर को चिंता की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस केस में लियन का राइट वो यूज नहीं भी कर पाया तो उसे अफसोस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि माल जब तक रास्ते में है तब तक भी मैं उसको लेके आ सकता हूं। तो क्या ये राइट हमेशा होता है सेलर के पास? आंसर इज नो। दिस राइट इज ओनली देयर इन सर्टेन केसेस। किस केस में होता है? तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं, ये माल जो कि अभी ट्रांजिट में है इसे सेलर वापस अपने पास सिर्फ तब ला सकता है जब उसे पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर दिवालिया हो गया है। आप जानते हैं इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है? जब भी कोई पर्सन अपने कर्ज चुका पाने की पोजीशन में नहीं रह जाता है, उसके पास जो असेट्स है वो इतने कम हो जाते हैं कि उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज थी वो उन्हें चुका ही नहीं पाएगा, तो ऐसे केस में कोर्ट के पास अगर कोई अप्लाई कर देता है, किसी कोर्ट में जाके अगर कोई उसके खिलाफ शिकायत कर देता है, तो कोर्ट उसे दिवालिया डिक्लेयर कर देता है, यानी कोर्ट उसे डिक्लेयर कर देता है इंसॉल्वेंट। अब ऐसा ही यहां पर हुआ, हम ऐसा मान लेते हैं, और अनपेड सेलर को बीच में ही ये बात पता चल गई, उसको खबर मिल गई कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब अगर ऐसा हुआ तो लॉ कहता है इस अनपेड सेलर के पास ये राइट होगा कि वो इस माल को बीच में से ही रोक के ला सकता है अपने पास। देखिए, एक बात और आप हमको यहां पर गौर करनी है कि जैसे राइट ऑफ लियन में कौन सा राइट होता था सेलर के पास? उसके पास होता था राइट टू रिटेन द पोजेशन, यानी उसके पास उन गुड्स का पोजेशन ऑलरेडी था और वो उसको रिटेन करके रखना चाहता है। लेकिन इस बार अब जो हम सेकंड राइट पढ़ रहे हैं इसमें सेलर के पास में क्या राइट है? इसमें उसके पास है राइट टू रीगेन द पोजेशन। उसके पास है राइट टू रीगेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। देखिए, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस हमें यहां पर दिख रहा है। वन वर्ड इज रिटेन एंड अनदर वर्ड इज रीगेन। आप खुद समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है। तो अभी जो हम केस देख रहे हैं, अभी जो हम सेकंड राइट पढ़ रहे हैं, इसमें सेलर उन गुड्स का पोजेशन तो गवा चुका, लेकिन उसके पास राइट है कि वो उस पोजेशन को वापस रीगेन कर ले, वो उसको वापस अपने पास ले आए, और बस जैसे उसके पास वो गुड्स फिर से आ जाए फिर तो बस उसको रोक के बैठ जाए कि जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे मैं तुमको ये चीज नहीं देने वाला। समझ में आ रही है आपको बात? आइए पढ़ते हैं एक बार। मीनिंग में लिखा है दिस इज द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स। इसमें सेलर के पास राइट है माल को रोकने का। कब रोकने का? कब रोकने का? वाइल दे आर इन ट्रांजिट, वो माल जबकि रास्ते में है। अच्छा, फिर वो करेगा क्या? सेलर करेगा क्या? वो फिर रीगेन कर लेगा उसका पोजेशन, यानी वापस ले आएगा, और रीगेन करके उसे अपने पास रिटेन करके भी रखेगा जब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता। यानी यहाँ पे पहले तो रीगेन किया जा रहा है, रीगेन होते ही फिर तो बस वो रिटेन करके रख लेगा। लेकिन अब जरा कंडीशंस देख लेते हैं, ये राइट सिर्फ कब यूज किया जा सकता है। तो कंडीशंस क्या है चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स, यानी सेलर के पास अब वो गुड्स नहीं रहे हैं, वो उन गुड्स से बिछुड़ चुका है, वो उन गुड्स से अलग हो चुका है, यानी सेलर के पोजेशन में वो गुड्स नहीं रहे। दूसरा, तो फिर वो गुड्स है कहाँ? वो अभी रास्ते में है, इसका मतलब वो बायर के हाथों भी अभी नहीं लगे हैं। इंपॉर्टेंट बात। और द थर्ड कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहता है बायर इसी बीच में हो गया है इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, ऑल थ्री। ऐसा नहीं सिर्फ एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ये सारी शर्तें पूरी होगी तब हम बोलेंगे कि यस नाउ द सेलर हैज दिस राइट। अब सेलर अपने इस राइट को यूज कैसे करे? उसके पास दो तरीके हैं। या तो वो खुद जाए और रास्ते तक पहुंचे, जिस जगह वो माल अभी है वहां तक वो खुद जाए और वहां से माल को वापस लेकर आए। तो फर्स्ट वे इज, पहला तरीका क्या हुआ? टेकिंग द एक्चुअल पोजेशन ऑफ गुड्स, वास्तव में वो उस जगह माल को लेने जाए और वहां से लेकर के आ जाए। और दूसरा तरीका, मान लीजिए हम कहते हैं कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सेलर खुद वहां तक चल के जाएगा। मान लीजिए जो गुड्स है वो 500 किलोमीटर आगे पहुंच गए,
और डर है कि बस अब 50 किलोमीटर आगे ही बायर का डेस्टिनेशन आ जाएगा, तो कहीं ये गुड्स बायर के हाथों में नहीं पहुंच जाए। अब सेलर इतनी जल्दी तो वहां तक चल के जा नहीं पा रहा, तो सेलर के पास एक और रास्ता है। वो अगर सिर्फ उस कैरियर को जानकारी भी दे देता है ना, नोटिस दे देता है, जानकारी भी दे देता है। क्या जानकारी दे देता है? कि भाई इस माल को तुम्हें वही रोक देना है, बायर के हाथों नहीं लगना चाहिए माल। अगर सेलर ने इतना सा भी कन्वे कर दिया कैरियर को या बेली को, जिसके भी पास वो गुड्स पड़े हैं, उन्हें अगर इतना सा भी इन्फॉर्म कर दिया, तो मान लिया जाएगा जैसे कि वो गुड्स सेलर के ही पास आ चुके हैं, ऐसे मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में बायर छीन झपट के वो माल नहीं ले जा पाएगा, वो माल अब वहीं पर रह गया और अब माना जाएगा कि वो सेलर के पास आ चुका। ठीक है, अब इस केस में लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रीडिलीवरी, वापस माल को पहुंचाने के सारे खर्चे कौन बियर कर? देखिए, रीडिलीवरी के खर्चे कौन बियर करने वाला है? सेलर बियर करेगा। यहां अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिलीवरी के खर्चे बियर करेगा सेलर खुद। एक कॉमन सेंस की बात है, होना भी यही चाहिए, वाजिब बात है बिल्कुल। तो क्या हो रहा है यहां पर? सेलर ने कैरियर को बीच में ही बोला माल को यही रोक दो। अब ऐसे केस में या तो बाद में सेलर खुद उस माल को लेने जाएगा, और अगर वो कैरियर को कहता है कि भाई तुम ही ये माल रीडिलीवर कर दो मेरे यहां, तो जो डायरेक्शन सेलर ने दिए उस अकॉर्डिंग कैरियर वो माल वापस सेलर के यहां तक पहुंचाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो भी खर्चा लगेगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, रीडिलीवर करने का खर्चा लगेगा, वो कैरियर सारा किससे वसूल करेगा? सेलर से वसूल करेगा। तो फाइनली कौन बियर करने वाला है? सेलर बियर करने वाला है, राइट? चलिए ठीक है, तो यहां तक की बातें हमें समझ में आ चुकी। अब हम कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जिन सिचुएशंस में ये राइट सेलर के पास से खत्म हो जाता है। देखते हैं। सबसे पहला, अगर बायर ने इन चीजों की डिलीवरी ले ली है, बायर ने लॉफुली इन चीजों को ले लिया है। अब आप खुद सोचिए, अगर बायर के पास ही ये चीज पहुंच गई, बायर के हाथों ही ये चीज लग गई, तो ट्रांजिट यानी रास्ता खत्म ही मान लिया जाएगा ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर डेस्टिनेशन पे आने के पहले भी बायर या उसके एजेंट ने उस चीज को ले लिया, जैसे मान लेते हैं डेस्टिनेशन तो यहां पर जाके आ रहा है, लेकिन बायर थोड़ा पहले ही आकर के, एक स्टेशन दो स्टेशन पहले ही आकर के, बायर या उसका एजेंट वो माल उतरवा लेता है और ले लेता है, तो मान लिया जाएगा कि ट्रांजिट खत्म हो गया है, रास्ता वही पूरा हो गया है। और हम जानते हैं ट्रांजिट पूरा होते ही ये राइट चला जाएगा सेलर से, सेलर के पास ये राइट अब नहीं रहेगा। सेकंड केस, आफ्टर अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन, तो गुड्स इस बार डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और होता क्या है, जो कैरियर या बेली है उसने बायर को एक्नॉलेज कर दिया है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं ये माल जो है वो जयपुर से चल के मुंबई जाने वाला है, और ये जा रहा है, मान लेते हैं कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू जा रहा है या रेलवेज के थ्रू जा रहा है, कैसे भी मान लेते हैं। और जैसे ही वहां ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में पहुंचता है वो माल, कहाँ? मुंबई में, तो ट्रांसपोर्ट वाले फोन करके कह देते हैं बायर को, भाई आपका माल आ चुका है, हमने आपकी तरफ से यहां पे रखा हुआ है, आप कभी भी उठा के ले जाना। अगर एक बार सेलर ने बायर को एक्नॉलेज कर लिया, यानी उसके आगे एक्सेप्ट कर ली ये बात कि आपका माल यहां पड़ा है, आप इसको ले सकते हो, एक बार एक्नॉलेज कर लिया, तो माना जाएगा कि बायर के पास ये माल पहुंच गया है। चाहे फिजिकली नहीं भी पहुंचा, एक्चुअली नहीं भी पहुंचा, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि ये माल डिलीवर हो गया है बायर को, और बायर को डिलीवर हो गया तो बस ये राइट खत्म हो गया सेलर के पास से। थर्ड केस, गुड्स डिलीवर्ड टू अ कैरियर बीइंग बायर्स एजेंट। आप सोचिए, अगर ये गाड़ी जो है ये बायर की खुद की होती, ये ट्रक या जो भी है ये बायर का खुद का होता, तब तो इसमें एक बार चढ़वा दिया ना माल, तो चढ़वाते ही मान लिया जाएगा कि ये माल बायर के हाथों में पहुंच गया, तो बस ये राइट तो वहीं पे खत्म हो जाता सेलर के पास से। तो गुड्स डिलीवर्ड टू अ कैरियर बीइंग बायर्स एजेंट, इस बार कैरियर बायर की तरफ का है, तो ऐसे कैरियर में तो जैसे ही हमने माल लोड करवा दिया, डलवा दिया, तो बात वही पूरी हो गई। नेक्स्ट आता है
कैरियर या बेली wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent। अब कई बार ये भी हो सकता है कि माल मुंबई पहुंच चुका है, मुंबई के स्टेशन पर पहुंच चुका है, लेकिन जो कैरियर है, यानी जैसे मान लेते रेलवेज के थ्रू पहुंचा, तो रेलवेज वालों ने ही बायर को वो माल देने से मना कर दिया, जबकि कायदे से उन्हें देना चाहिए। बायर बिल्कुल सही पर्सन है, उसने सारे प्रूफ भी दिखा दिए कि ये माल मेरा ही है, लेकिन कोई ना कोई कारण से गलतफहमी में आके रेलवेज ने खुद ने ही मना कर दिया कि हम तो नहीं देने वाले माल आपको। अब ऐसे केस में क्या ये मान लिया जाएगा कि रास्ता खत्म हो चुका है? जबकि आप सोचिए, अभी बायर को हाथों में पकड़ाया नहीं गया, लेकिन लॉ कहता है हम मान लेंगे कि ये गुड्स बायर के हाथों में पहुंच गए, ऐसा हम मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि बात बिल्कुल वाजिब है, बायर को वैसे तो मिल जाने चाहिए थे ना ये गुड्स, वो तो कैरियर ही अड़ा हुआ है, वो तो रेलवेज वाले ही अड़े हुए हैं कि हम नहीं देने वाले, नहीं तो बायर को मिल जाने चाहिए थे ये गुड्स। तो लॉ कहता है अगर रेलवेज वाले यानी कैरियर अपनी गलती की वजह से बायर को नहीं देता, खुद की गलती की वजह से, तो इसमें बायर की क्या गलती है भाई? तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि सेलर के पास से अब ये राइट खत्म हो चुका है। भले ये गुड्स एक्चुअली बायर के हाथों में नहीं गए, तो भी मान लिया जाएगा कि वो राइट खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब एक केस मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। चलिए एक बार हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ से सेलर के पास से गुड्स बायर के यहाँ तक जाते हैं कैरियर के थ्रू, ठीक है, और मान लेते हैं, अभी अगेन मैं वही वाली बात बता देता हूँ आपको कि मुंबई के स्टेशन पर माल पहुंच गया है, डेस्टिनेशन पर माल पहुंच गया है, लेकिन बायर ने उस माल को वहीं जाके रिजेक्ट कर दिया। बायर वहां पहुंच भी गया स्टेशन पे अपना सामान लेने, लेकिन उसने वहीं पे रिजेक्ट कर दिया उस गुड्स को, और इसी वजह से बायर ने उसको अपने पास में लिया तक नहीं, वो अभी भी कैरियर के पास ही पड़ा है। यानी ये जो गुड्स है दे आर स्टिल इन पोजेशन ऑफ कैरियर, ये गुड्स अभी भी कैरियर के ही पोजेशन में पड़े हैं, और बायर ने क्या कर दिया है? बायर हैज रिजेक्टेड दीज गुड्स। ये सिचुएशन है। अब हमें ये सोचना है कि बायर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और ये अभी भी किसके पास पड़े? कैरियर के पास। क्या हम ये मान ले कि ट्रांजिट पूरा हो चुका और सेलर के पास से राइट खत्म हो चुका? क्या ये मान ले? लॉ कहता है आपको ऐसा नहीं मानना है। इस सिचुएशन में ट्रांजिट अभी खत्म नहीं हुआ है, ट्रांजिट हैज नॉट एंडेड। माना जाएगा माल अभी भी रास्ते में ही है, क्योंकि बायर के पास कहा गया, बायर ने तो रिजेक्ट कर दिया, तो अभी भी कहां पड़ा है? वो कैरियर के ही पास पड़ा है। तो मान लिया जाएगा कि ट्रांजिट अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी सेलर के पास अभी भी ये राइट है, वो वापस माल को ले सकता है। क्लियर हो गई ये बात आपको? चलिए ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखनी है बात। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज बीन मेड विद एन इंटेंशन। देखिए गुड्स को पूरी तरह से भी डिलीवर नहीं किया गया, लेकिन इरादा तो यही था कि पूरा गुड्स देना था। सेलर का तो इरादा यही था कि वो सारे के सारे गुड्स डिलीवर करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से थोड़ा माल ही डिलीवर हो पाया। क्लियर हो गया? अब ऐसे केस में क्या ये राइट खत्म हो गया? जी हाँ, यहां पे कहता है बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि गुड्स जो है वो अभी रास्ते में ही है, तो सेलर बड़ा खुश है। सेलर इसलिए खुश है कि मेरे पास ये राइट है कि मैं अभी भी रास्ते में से रोक सकता हूं। लेकिन पता चलता है कि इन गुड्स में से थोड़ा माल डिलीवर हो चुका है बायर को। अब ऐसे केस में हमें देखना पड़ेगा, अगर सेलर का तो इरादा पूरा माल देने का था, लेकिन बायर ने ही किसी कारण से थोड़ा सा माल लिया। मान लेते हैं बायर कहता है यार, वो जैसे ही माल स्टेशन पे पहुंचा तो बायर कहता है स्टेशन वालों को कि भाई अभी मेरे पास में छोटा साधन है, मैं थोड़ा सा तो माल अभी लेके चल जाता हूँ, बाकी तो आपने मेरे को दे ही दिया अपनी तरफ से, मैं बाद में यहाँ से उठा के ले जाऊंगा। अब आप सोचिए, चाहे डिलीवरी अभी थोड़ी चीज की हुई है, पूरा माल डिलीवर हुआ नहीं है, एक्चुअल में
बायर ने अपने हाथों में लिया नहीं है पूरा माल, लेकिन इरादा तो पूरा ही देने का था उसको। अगर वो ले जाता तो शायद वो पूरा भी ले जा सकता था। तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि पूरा माल बायर को डिलीवर हो चुका है, और ऐसा मानते हुए अब ये राइट सेलर के पास से खत्म हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, बायर डिस्पोजेस द गुड्स विद द सेलर्स कंसेंट। आपको याद होगा ऐसा का ऐसा पॉइंट लियन वाले राइट में भी था, वहां भी हमने ऐसा का ऐसा पॉइंट पढ़ा था। वहां मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, पूरा डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। मैं आपको फिर से वही चीज रिपीट में नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको ओरली जरूर बता देता हूं क्या हो रहा है यहां पर। यहां कुछ ऐसा हो रहा है कि सेलर जो है वो अनपेड है, उसने ओनरशिप तो बायर को दे ही दी। अब बायर सेलर से पूछता है फोन करके, भाई साहब ये गुड्स मैं आगे किसी को बेच दूं क्या? सेलर कहता है बिल्कुल बेच दो, तुम्हारे पास ओनरशिप है, तुम बेच दो। अब अगर सेलर ने एक बार बायर को परमिशन दे दी और बायर ने इस वजह से उस माल को आगे डिस्पोज कर दिया, किसी को बेच दिया, तो सेलर के पास से अब ये राइट खत्म हो चुका है। सेलर अब कभी भी ये राइट यूज नहीं कर पाएगा, यानी अब ना तो वो लियन का राइट यूज कर पाएगा, हमने लियन वाले में भी यही पॉइंट देखा था। अब ना तो सेलर के पास में लियन का राइट रहा, ना माल को बीच में रोकने का राइट रहा, क्योंकि उसने खुद ने अपने मुंह से बोला है, बायर को कंसेंट दी है कि तुम आगे किसी को बेच सकते हो। तो बायर बोलेगा ना कि भाई अब तो मुझे माल दो आप, क्योंकि मैंने आगे किसी को बेच दिया, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। इसी तरह से एक लास्ट पॉइंट और आता है यहां पर, वो क्या है? ये भी सेम पॉइंट है जो लियन वाले में मैंने आपको समझाया था। इसमें क्या हो रहा है, सेलर ने, अनपेड सेलर ने बायर को इस बार डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल दे दिए हैं। आप जानते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। सेलर ने बायर को क्या हैंडओवर कर दिया? उस गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। गुड्स अभी नहीं गए हैं बायर के पास, क्या गए हैं? सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। और बायर ने क्या किया, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और को ट्रांसफर कर दिए। हम जानते हैं जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होते हैं वो बायर किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है, उसके नाम पर उसे ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा ही किया बायर ने। तो बायर ने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और जिसके नाम पे ट्रांसफर किया उसने गुड फेथ में इस डॉक्यूमेंट को ले भी लिया। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? उसने इनोसेंटली इस चीज को ले लिया, उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इनोसेंटली ले लिया। उसको मालूम नहीं है, उसे ये बात पता नहीं है कि जो बायर मुझे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहा है उस बायर का खुद का ही माल अटका हुआ है। इस समय सेलर ने उसको अटका रखा है, उसको ये बात पता नहीं है, वो तो थर्ड पर्सन है ना, उसको मालूम नहीं है ये बात। तो अगर उस थर्ड पर्सन को बायर ने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर दिए और उसने गुड फेथ में वो डॉक्यूमेंट्स ले भी लिए, और उसने तो बायर को पैसा भी चुका दिया माल का, क्योंकि वो तो ये मान के बैठा है कि बायर मुझे किसी भी समय माल दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसने तो पैसा भी चुका दिया। तो अब अगर ये सब कुछ हो गया तो जो अनपेड सेलर यहां बैठा है, अब वो अनपेड सेलर ये राइट यूज नहीं कर पाएगा, उसे ये माल आगे देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस माल का डॉक्यूमेंट किसी इनोसेंट जने के पास जा चुका है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यही लिखा है यहां पर, पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो गया है बायर के पास, और वो बायर इन डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर देता है किसी और जने को, और वो और जना कैसे ले रहा है इसको? गुड फेथ में और वैल्यू के बदले, राइट? तो चलिए, ये इतने सारे हमने केसेस देखे जिसमें हमने देखा कि इनमें से अगर कुछ भी होता है तो सेलर के पास से ये राइट भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का टॉपिक हमने लियन वाले में भी देखा था और अभी हमने यहां भी देखा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट राइट पर, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है हमारे सामने, उसको देख लेते हैं। लिखा है इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर। सबसेल का मतलब आपको यहां पर क्या समझना है? सबसेल का मतलब आपको समझना है रीसेल। ठीक है, तो सबसेल बोल ले या रीसेल बोल ले, बात वही है। सबसेल या रीसेल एक ही बात है। तो लिखा है इफेक्ट ऑफ रीसेल और प्लेज बाय बायर। तो यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूं क्या हो रहा है यहां पर, कि अनपेड सेलर ने
बायर को ओनरशिप तो दे ही रखी है, हम जानते हैं। और अब बायर क्या करता है, इस चीज को रीसेल कर देता है। बायर इस चीज को रीसेल कर देता है, या तो इन गुड्स को रीसेल कर देता है या इसको किसी के आगे गिरवी रख देता है, प्लेज कर देता है। अब अनपेड सेलर तो यहां पर बड़ी उम्मीदों में बैठा हुआ है कि इसने मुझे पैसा नहीं दिया, मैं इस पर लियन यूज कर लूंगा या स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट वाला राइट यूज कर लूंगा। बड़ा रिलैक्स बैठा है वो, ठीक है। लेकिन बायर ने यहां पर इस गुड्स को कर दिया है रीसेल, यानी इसने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। देखिए हम जानते हैं जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज को सेल या रीसेल करें तो हमने उसको सामने वाले को पोजेशन दे ही दिया हो, जरूरी नहीं होता। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बायर के पास अभी गुड्स आए नहीं है, गुड्स अभी मान लेते हैं सेलर के ही पास पड़े हैं, सेलर ने उस पर लियन को यूज कर रखा है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं बायर इसको आगे किसी और को बेच तो सकता ही है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बायर ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब सवाल है, क्या सेलर के पास अब तक ये जो दो राइट्स थे क्या वो खत्म हो जाएंगे? बताइए क्या जवाब है। बायर ने वहां से इन गुड्स को आगे रीसेल कर दिया या प्लेज पे दे दिया, क्या सेलर के पास से ये दोनों राइट्स अब खत्म हो जाएंगे? क्या जवाब है? जवाब है बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। अनपेड सेलर के ये राइट्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, उसके पास से राइट्स छीने नहीं जाएंगे। यानी वो बायर को बोलेगा भाई तुमने बेचा क्यों, मैंने तो नहीं बोला था तुम्हें, तुमने आगे गिरवी रखा क्यों, मेरे से पूछ के तो तुमने नहीं रखा, तो मैं तो लियन का राइट यूज करके ही रहूंगा, या मैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स वाला राइट यूज करूंगा ही। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली बात तो हम यही पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। अनपेड सेलर का जो राइट है, राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज वाला, ये अफेक्ट नहीं होने वाला है बाय एनी रीसेल और प्लेज। इन राइट्स पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, आपको याद आना चाहिए। हमने अभी जस्ट देखे हैं दो एक्सेप्शंस, ये वही एक्सेप्शंस है जो हमने ऊपर देखे थे। आप खुद देख लीजिए, दोनों की दोनों इस वाले जनरल रूल के एक्सेप्शंस है, और हमने इन दोनों पॉइंट्स को लियन वाले राइट में भी पढ़ा था। इसीलिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये तो जनरल रूल हो गया जो अभी तक हमने एक लाइन पढ़ी, लेकिन अब इसके एक्सेप्शंस है ये सेम दो पॉइंट्स, आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर रीसेल या प्लेज सेलर से पूछ के किया गया था तो अब सेलर के पास से ये राइट्स खत्म। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल बायर को दे दिए गए थे और बायर ने इन्हें आगे ट्रांसफर कर दिया किसी पर्सन को जो गुड फेथ में ले लेता है और वैल्यू के बदले में ले लेता है, पैसा देकर के ले लेता है, इस केस में भी ये राइट्स सेलर के पास से खत्म। राइट? ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो यहां पर हमारा सेकंड राइट भी पूरा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स चल रहे हैं अभी हमारे ये। अब हम चलते थर्ड राइट पर। आपको याद होगा हम राइट्स अगेंस्ट गुड्स देख रहे हैं, फिर बाद में हम देखेंगे राइट्स अगेंस्ट बायर। तो आप देख सकते हैं हमारा इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो राइट्स अगेंस्ट बायर वाला टॉपिक आएगा, लेकिन उसके पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो लिखा है राइट ऑफ रीसेल। इसमें क्या है, जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है, यहां पर जो सेलर है, क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला, वो अनपेड सेलर है, तो इस बार वो बायर को कहता है भाई ये जो गुड्स है ना, ये गुड्स तुम तो मेरे को पैसा दे नहीं रहे, तो गुड्स मेरे पास ही अभी पड़े हुए हैं मान लेते हैं, तो मैं तो ये गुड्स है ना किसी और को बेचने जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बेच के तो मुझे कोई फायदा ही नहीं मिला। अब एक सोचने की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, सेलर ने बायर को, ये जो अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर ने बायर को पहले से ही माल बेचा हुआ है, यानी ओनरशिप ट्रांसफर की हुई है। अब हम जानते हैं जबकि ओनरशिप ट्रांसफर हो रखी है तो क्या ये अनपेड सेलर ओनर कहलाएगा? अब नहीं, अनपेड सेलर तो अब ओनर है ही नहीं, क्योंकि ओनरशिप तो बायर के पास चली गई। और हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जो खुद ओनर नहीं होता वो किसी और को वो चीज बेच नहीं सकता। तो सवाल है कि अनपेड सेलर अब यही वाली चीज को क्या किसी और को बेच सकता है? क्या किसी और जने को बेच सकता है? तो वैसे तो रूल कहता है नहीं बेच सकता, क्योंकि वो खुद ही ओनर नहीं रहा है अब। लेकिन हम जानते हैं इस रूल का कुछ एक्सेप्शन भी होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इसके। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, क्या कि अनपेड सेलर अगर है
तो लॉ उसको एक्स्ट्रा राइट देता है कि तुम चिंता मत करो, तुम इन गुड्स को किसी और को भी जाके बेच सकते हो। वही वाला राइट अभी हम पढ़ रहे हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन इस अनपेड सेलर को कुछ शर्तें बताई जाती है। ऐसे नहीं अनपेड सेलर ये बोले कि भाई मैंने तो देखो अभी अभी बायर को बोला, वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा, मैं तो जाके किसी और को बेच के आ रहा हूं। ऐसे जल्दी से आप इस राइट को यूज नहीं कर सकते, राइट ऑफ रीसेल को जल्दी से यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने की कुछ शर्तें हैं। अब हम वो शर्तें देखते हैं। देखिए पहली शर्त ये है कि अगर मान लेते हैं ये गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं मतलब ये गुड्स ऐसे हैं कि जल्दी से खराब होने ही वाले हैं, और अब अनपेड सेलर काफी समय से इंतजार करते करते थक गया और उसको डर है कि अब मैं अगर एक आध दिन और भी रुक गया तो ये गुड्स ही खराब हो जाएंगे, फिर मैं किसी और को भी बेचने लायक नहीं रहूंगा। तो ऐसे केस में लॉ कहता है तुम्हें बायर को बताने तक की जरूरत नहीं है, तुम तो इन गुड्स को जाके किसी और को बेच के आ जाओ, बड़े आराम से बेच दो। ये फर्स्ट केस हुआ वेयर द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। सेकंड केस, पहला केस मैंने आपको बताया, सेकंड केस जहां सेलर ने बायर को कॉन्ट्रैक्ट के समय ही ये बात कह रखी है, उसने अपना ये राइट रिजर्व किया हुआ है। क्या राइट? कि देखो भाई अगर तुम इस डेट तक पैसा नहीं दोगे तो मेरे पास अगले दिन से ही राइट आ जाएगा कि मैं इस चीज को किसी और को रीसेल कर सकता हूं। तो अगर इस तरह का राइट सेलर ने रिजर्व कर रखा है अपना, तो वो बड़े आराम से रीसेल कर देगा बिना बायर को बताए भी, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं है ना, अब पहले से कॉन्ट्रैक्ट के समय डिसाइड हो रखा है। तो ये दो केसेस में बायर को नोटिस देने की, जानकारी देने की कोई जरूरत नहीं है, बिना जानकारी दिए भी डायरेक्ट रीसेल किया जा सकता है। समझ में आ गया? लेकिन इन दो के अलावा जो केसेस हैं, ऐसा कोई केस जो इन दोनों सिचुएशंस में ही कवर नहीं हो, वहां फिर सेलर को बोला जाता है कि ध्यान रखना, तुम तभी इस चीज को रीसेल कर सकते हो जब पहले तुमने बायर को इस बात की जानकारी दे रखी हो। यानी तुम्हें बायर को एक मौका देना चाहिए, तुम्हें बायर को नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो भाई मैं तुमको एक दो दिन का और मौका दे रहा हूं, तुम या तो पेमेंट दे दो, नहीं तो फिर मैं रीसेल करने जा रहा हूं। और हाँ, फिर अगर बायर अगेन पैसा नहीं दे तो आप बड़े आराम से रीसेल करो। यानी आपको इस बात को समझना है कि इन शुरू के दो केसेस में तो नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है बायर को, लेकिन इस थर्ड केस में नोटिस देना पड़ेगा। ये सेलर का फर्ज बनता है कि वो नोटिस दे, राइट? अच्छा चलिए, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है, अगर मान लीजिए सेलर ने इस चीज को रीसेल कर दिया, मान लेते जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था फर्स्ट बायर के साथ, वो 100 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था कि सेलर बायर को 100 रुपए में चीज बेचेगा। एक बार हम डमी फिगर ले लेते हैं समझने के लिए। अच्छा, लेकिन अब अनपेड सेलर इस चीज को रीसेल कर रहा है किसी और को, देखना पड़ेगा कितने रुपए में रीसेल हुआ। मान लेते हैं रीसेल करने में प्रॉफिट हो गया। कैसे? इसको 110 रुपए में बेचा गया। तो मैं दो केसेस आपको समझाने वाला हूं। एक और केस मैं लूंगा जिसमें इसने लॉस में बेचा है, मान लेते हैं 90 रुपीज में बेचा है। चलिए हम दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। अगर इसने प्रॉफिट में रीसेल किया तो बड़ा खुश हो रहा है कि चलो बढ़िया है, उस बायर से पीछा छूटा, 10 रुपए ज्यादा में मैंने बेच दिया। लेकिन अब यहां पे करना क्या होगा, ध्यान से देखना है। यहां पे हम दो सिचुएशंस बना रहे हैं। पहला, जहां अनपेड सेलर को नोटिस देना था लेकिन उसने नोटिस नहीं दिया, नो नोटिस वॉज गिवन। देखिए हम जानते हैं उसको नोटिस देना कब होता था, सिर्फ इस थर्ड वाले केस में, यहीं पर उसको नोटिस देना होता था। तो जहां उसको नोटिस देना था फिर भी उसने नहीं दिया, तो लॉ कहता है कि सेलर तुम ज्यादा खुश मत हो, जो तुमने 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ये तुम्हारी जेब में नहीं रहेगा, ये तुम्हें बायर को देना पड़ेगा। तो बताइए इस केस में क्या हो रहा है, उसको रिटर्न करना पड़ेगा प्रॉफिट। किसको? बायर को। बायर को देना पड़ेगा क्योंकि उसने गलती भी तो की थी, तो अब उसको देना भी पड़ेगा, बायर को लौटाना पड़ेगा, प्रॉफिट उसकी जेब में नहीं रह सकता। लेकिन अगर उसने नोटिस दिया था, उसको देना भी था और उसने दिया भी था, ठीक है, तो उस केस में वो प्रॉफिट
अपने पास ही रखेगा, सेलर के पास ही रहेगा प्रॉफिट, बड़ा खुशी से वो अपने पास रखेगा। क्लियर है? अच्छा बताइए, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइडेड था, तो इन दो केस में तो हम क्या बोलेंगे, नोटिस देना ही नहीं होता। तो इस केस में भी सेलर अपने पास ही रखेगा प्रॉफिट, अपने पास ही रखेगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब ऐसे अगर मैं लॉस की बात करूं, जहां पर उसने लॉस में बेचा, तो क्या होगा? यहां भी मैं दो केस बना रहा हूं। अगर उसने नोटिस दिया ही नहीं जबकि उसे देना चाहिए था, बिना बायर को नोटिस दिए उसने रीसेल कर दिया, तो सेलर को सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? उसको बोला जाएगा भाई ये जो लॉस हुआ है ना, ये तुम्हें ही बियर करना पड़ेगा। तुम ये उम्मीद मत करना कि तुम बायर से 10 रुपए का लॉस रिकवर कर लोगे, कोई नहीं कर सकते, तुम अपनी जेब से ही तुमको उठाना पड़ेगा ये, क्योंकि तुमने गलती भी तो की थी। समझ में आ रहा है? तो जहां उसने गलती की वहां उसको सजा दे रहा है लॉ। लेकिन अगर उसने बड़े अच्छे से काम किया, नोटिस दिया था बायर को, तो वहां फिर लॉ कहता है कि भाई तुमने काम सही से किया, अब हम तुम्हें राइट देते हैं कि तुम लॉस को रिकवर कर सकते हो बायर से। लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बायर। बताइए समझ में आ गई आपको ये सभी बातें? ठीक है, तो यही बातें यहां पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए इसी के साथ में हमारे राइट्स गुड्स वाले खत्म हो गए। हमने मेन 3 राइट्स पढ़े। कौन कौन से हैं वो राइट्स? राइट ऑफ लियन, सेकंड इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, एंड थर्ड इज राइट ऑफ रीसेल। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, राइट्स अगेंस्ट द बायर, यानी सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास बायर के खिलाफ क्या क्या राइट्स है। अब तक जो भी राइट्स थे वो गुड्स पर यूज कर रहा था, या तो गुड्स को लियन पे रखता था, या गुड्स को वापस ले आता था, या गुड्स को बेच देता था। लेकिन अब उसके पास जो राइट्स है वो गुड्स के अगेंस्ट नहीं है बल्कि बायर के अगेंस्ट है। चेक करते हैं वो क्या क्या राइट्स है। यहां पर बड़े सिंपल से राइट्स हम देखने वाले हैं, बहुत ही इजी से है ये, इनको समझना भी बड़ा आसान है। देखते क्या क्या। सबसे पहला राइट है राइट स्यूट फॉर प्राइस। सबसे फर्स्ट राइट है स्यूट फॉर प्राइस। इसमें लिखा है कि वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू बायर, बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन फिर भी बायर पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो उस पर केस किया जा सकता है। बहुत सिंपल बात है, इसमें मैं मेरे समझाने की भी शायद कोई चीज नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई लेकिन पैसा नहीं आ रहा है तो केस किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि माल डिलीवर हो ना हो लेकिन फिर भी बायर को पहले प्राइस चुकानी थी, जिसको हम बोलते हैं एडवांस पेमेंट करना था। तो कई बार बायर को एडवांस पेमेंट मुझे देना था। अच्छा, ना तो मैंने अभी तक ओनरशिप भी दी, ना मैंने माल डिलीवर किया, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारा ये तय हो रखा था कि पहले बायर विल पे द प्राइस, लेकिन अब वो मना कर देता है प्राइस पे करने के लिए, तो भी हम उस पर केस कर सकते हैं। आगे यही लिखा है, चाहे अभी तक ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई। मतलब आप समझ गए होंगे, चाहे मैंने अब तक ओनरशिप भी नहीं दी, माल डिलीवर भी नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमारा डिसाइडेड था कि एडवांस पेमेंट पहले बायर देगा, फिर भी अगर वो नहीं दे रहा है एडवांस पेमेंट, तो आई कैन स्यू द बायर। नेक्स्ट आता है स्यूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। इसमें क्या हो रहा है, बायर मेरे माल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, जबकि मैंने बिल्कुल सही माल उसको भेजा, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भेजा, लेकिन फिर भी बायर उसको नहीं ले रहा है। इसको कहते हैं रॉन्गफुली रिफ्यूज कर देना। वो रॉन्गफुली रिफ्यूज कर रहा है, वो मना कर रहा है मैं तो नहीं लेने वाला, जबकि कायदे से उसको लेना चाहिए। तो ऐसे केस में सेलर डैमेजेस के लिए उसको स्यू कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सेलर बोलेगा कि इसने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके भी माल लेने से मना कर दिया, तो मुझे नुकसान हो गया है और इसलिए मुझे कंपनसेशन चाहिए। नेक्स्ट आता है स्यूट फॉर डैमेजेस फॉर रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, बायर गुड्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था बिना मतलब में, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार बायर कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल कर देता है ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी के पहले। यानी कहने का मतलब है अभी ड्यू डेट आई नहीं है डिलीवरी की, उसके पहले ही बायर ने मुझे कह दिया मैं तो तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, मुझे तो नहीं लेना वो चीज। तो यहां भी मेरे साथ गलत हुआ है। अब यहां मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं ड्यू डेट आने तक थोड़ा इंतजार कर लूं,
मान लीजिए ड्यू डेट आने के 2 दिन पहले ही बायर ने मुझे बता दिया कि मैं तो भाई आपसे चीज़ नहीं खरीदने वाला, नहीं लेने वाला। ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास कि मैं 2 दिन वेट करूं ड्यू डेट तक, मैं सोचूं पता नहीं बायर का मूड चेंज हो जाए, ले ले। और सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं। मैं बोलूं चलो तुमने कैंसिल किया तो मैंने भी कैंसिल किया, और मैं तो अब सीधे जा रहा हूं कोर्ट के रास्ते, और मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए केस कर रहा हूं। यही यहां पर लिखा है। सेलर में वेट टिल द ड्यू डेट, या तो सेलर वेट कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत रिसेंड कर सकता है, और रिसेंड करके उस पर केस भी कर सकता है। ठीक बात है, सिंपल सा केस है। नेक्स्ट आता है लास्ट राइट हमारे पास में यहां पे है सूट फॉर इंटरेस्ट। सिंपल बात है, अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो सेलर में स्यू द बायर फॉर इंटरेस्ट। सेलर बायर से इंटरेस्ट भी मांग सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी उस पर एक्शन ले सकता है। अब ये इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा उस पर? फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स और फ्रॉम द डेट व्हेन द प्राइस वाज पेएबल। देखिए मान लेते हैं सेलर ने बायर को ये गुड्स दिए, उसको ये माल दिया, कब दिया? मान लेते 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 को ये माल दिया। क्लियर है? तो या तो जिस दिन माल दिया वहीं से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं बायर ने पेमेंट करने में बहुत डिले कर दिया, तो अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब से चालू हो? तो उसके लिए 2 चीजें बताई है। या तो बोला जब गुड्स उसको दिए गए, यानी 1 जुलाई 2020 से ही इंटरेस्ट की गिनती चालू हो जाएगी, और या जब पेमेंट आने की डेट थी। मान लेते पेमेंट के लिए इन्होंने डिसाइड किया था 15 जुलाई को पेमेंट आ जाना चाहिए, लेकिन 15 जुलाई को पेमेंट नहीं आया, तो फिर सेकंड सिस्टम हम ये कर सकते हैं कि 15 जुलाई से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों में से क्या सिस्टम हो? तो दोनों में से जो भी सिस्टम आप लोगों ने आपस में तय कर रखा है वही सिस्टम से इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मली तो यही होता है कि जिस दिन से पेमेंट आना था उस दिन से इंटरेस्ट की गिनती चालू होती है। तो आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे 4 राइट्स अगेंस्ट द बायर भी कवर कर लिए हैं। तो हमने बहुत सारे राइट्स देखे अनपेड सेलर के, कुछ गुड्स के अगेंस्ट थे, कुछ अगेंस्ट द बायर थे। तो इसी के साथ में हमारी ये वाली क्लास को हम पूरा करते हैं। इसके बाद में अब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बचे हुए कुछ और भी प्रोविजंस देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।